स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार मौर्य। मैं आज आपको जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा क्लास 12th का। ये जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। शुरू से अंत तक सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर में कई सारे पार्ट होंगे। छोटा छोटा वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहेगा, कोई 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन हर चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही कई सारे पार्ट में हम लोग आगे दूसरे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आप क्लास 12th की जीव विज्ञान पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर हमारा वीडियो पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर ये पहला है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, इसके पहले एक चैप्टर था जीवों में जनन। उसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों क्लियर हो जाया करता था, लेकिन अब चूंकि वो चैप्टर कट चुका है तो मैं आपको बता दूं, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है। 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है। एक होता है नर युग्मक और एक होती है मादा युग्मक। ठीक है, एक होती है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो लैंगिक जनन में 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है, एक हुआ नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही युग्मक से एक नया शरीर बन जाता है, उसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पीय पादपों में कहा गया है, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं उसी पौधों में यह लैंगिक जनन होता है। यानी कि जिस पौधों में पुष्प लगता है, तो ऐसे कहेंगे कि सर सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पुष्पों को 5 भागों में बांटा गया, पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। आपको बताया गया हो 11th में आप पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो जो आवृत बीजी पौधा है उसमें पुष्प लगते हैं, तो आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उसी में लगते हैं पुष्प, और उसी पुष्पीय पौधों में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पुष्प होता क्या है। अगर हम पुष्प की बात करें कि पुष्प क्या होता है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह होता है, यानी कि प्रारोह ही जो होता है वही रूपांतरित होकर के पुष्प बनता है। ठीक है, पुष्प में रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, यह होता है रूपांतरित प्रारोह। ठीक है, और इसमें जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं और जो है यही सब हमको आकर्षित करती हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 2 भाग होते हैं। चक्र में जैसे जो 2 भाग हैं, उसी 2 भाग में प्रत्येक भागों में 2-2 चक्र होता है, यानी कि एक पुष्प में 4 चक्र 2 भाग होते हैं। एक भाग में 2 चक्र और दूसरे भाग में 2 चक्र, इस प्रकार से 2 भाग में टोटल 4 चक्र पाए जाते हैं। पहले भाग में आपको बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिलेगा, और दूसरे भाग में आपको पुमंग और जायांग मिलेगा। आइए एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं, आपको लिखवाते हुए भी चलेंगे, तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा साथ में। तो एक पुष्प की संरचना की हम बात करें तो इसके बारे में लिखते चलिएगा मेरे साथ में कि पादप का वह भाग आपको इसके लिए लिखते चलिएगा। आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आप तैयार करिएगा। वह भाग जो लैंगिक जनन में शामिल होता है, लैंगिक जनन में शामिल होता है और आमतौर पर यह रंगीन पंखुड़ियों या बाह्य दलों से बना होता है। रंगीन पंखुड़ियों एवं बाह्य दलों से बना होता है। बाह्य दल क्या होता है, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब जो पुष्प होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो पुष्प होता है आपको बताया कि यह एक रूपांतरित प्रारोह है। यह रंगीन पंखुड़ियों से मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है? बाह्य दल
से मिलकर बना हुआ है। तो जो पुष्प होता है इसमें पाए जाते हैं 2 भाग, और 2 भाग में टोटल होते हैं 4 चक्र। तो लिखेंगे इसमें, यह विशेष प्रकार का, यह विशेष प्रकार का, समझते हुए और लिखते हुए साथ में चलेंगे, रूपांतरित प्रारोह है, रूपांतरित प्रारोह है। ठीक है। एक पूर्ण पुष्प, एक पूर्ण पुष्प को मुख्य रूप से 2 भाग एवं 4 चक्र में विभक्त या विभाजित कर सकते, विभक्त किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। अब देखिए पहला भाग क्या होता है, प्रथम भाग। प्रथम भाग, तो जो प्रथम भाग होता है इसके अंदर ना 4 चक्र मैंने बताया, तो 4 चक्र कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो जो प्रथम भाग होता है उसके अंदर पुष्प में कितने भाग, 2 भाग, चक्र कितने, 4। तो प्रथम भाग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, यानी कि एक भाग में 2 चक्र हो गए। अब दूसरा जो भाग होता है उसमें पुमंग और जायांग आते हैं। तो प्रथम भाग में क्या क्या आया, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, ये हो गया आपका प्रथम चक्र। तो सॉरी, प्रथम भाग के दोनों चक्र हो गए। और आपका यहां पे दूसरा भाग है, दूसरा भाग, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, पुमंग और जायांग होते हैं। इसमें आपके पुमंग और जायांग। अब ये सब होता क्या है इसको आगे हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं आगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके चारों चक्रों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए पहले समझा देता हूं पुष्प बना करके, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे। आप एक गुड़हल के पुष्प की अगर हम देखें, बात करें, तो ये संरचना हमारी हो गई। और इस तरह से हो गई ये संरचना। ये एक आपको पुष्प की संरचना देखने को मिली। तो ये डंठल जो आपको दिख रहा है ये पौधे से जुड़ा हुआ होता है और यहीं पर पुष्प लगा होता है। डंठल वाला जो हिस्सा है ये पौधे के शाखा में लगी हुई होती है। जहां पर ये लगी होती है इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। यानी कि जहां पर, अब आप देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको संरचना इस प्रकार से, यानी कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये पुष्प उठा के रखा हुआ है। तो जहां पर ये रखा हुआ है इस संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प। और इसका जो सबसे पुष्पासन इसको बोलते हैं। और इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यह हरे रंग का होता है। इसको बोलते हैं बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दल। अब समझिएगा बाह्य दल और बाह्य दल पुंज में क्या अंतर है। पुष्प के सबसे बाहरी हिस्सा जो शाखा में लगा हुआ होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो आप देखते होंगे तोड़ने के बाद नीचे सबसे एक हरे रंग का पार्ट होता है, भाग होता है, चक्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज और दल पुंज में क्या अंतर है? जैसे संरचना अगर आपको हम इस तरह से कुछ देखने को कह दें कि ये संरचना, जैसे मान लेते हैं जो पुष्प खिलता है ऐसे, जब पुष्प फैला नहीं होता है एकदम पूरी तरह से, तो पैर सिकुड़ा होता है तो उसके ऊपर से ग्रीन कलर का ये होगा। अगर यह जैसे ग्रीन कलर के पार्ट पार्ट में दिखते हैं, ऐसे कई सारे भाग में दिखेंगे, अगर यह अकेले अलग अलग है तो बाह्य दल कहलाएगा, और अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा बाह्य दल पुंज।
ये जो सबसे पुष्प के पुष्पासन पे जो सबसे पहला हिस्सा हरे रंग का होता है, वह आपको ऊपर सबसे से नुकीला नुकीला टाइप में दिखाई देगा ऐसे ऐसे, तो वह अगर इस तरह से संरचना दिखाई देगा, तो यह अगर अलग अलग है तो कहलाएगा बाह्य दल, और अगर एक ही में है, संयुक्त है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, अगर एक ही में है तो वह कहलाएगा बाह्य दल पुंज। आई बात समझ में? तो पुष्प का सबसे प्रथम चक्र, सबसे पहला जो चक्र होता है वह होता है बाह्य दल पुंज, और यह होता है हरे रंग का, और यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि इसके दल पुंज को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा चक्र आता है जो रंगीन होता है, जो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, जो कीटों को आकर्षित करता है, कीट आकर के इस पे बैठते हैं, जो रंग में रंग बिरंगे होते हैं, इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? इसको दल बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा चक्र है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो रंगीन होता है, और यह कीटों को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर यह अकेले है, सिंगल है, एक है, तो इसको दल कहेंगे, और अगर यह संयुक्त रूप से है तो इसको कहेंगे दल पुंज। जैसे आपको इसको समझाऊं कि जैसे अगर गुलाब के पुष्प में आप जो रेड कलर का उसको निकालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे संरचना दिखाई देगी, ऐसे ढेर सारा निकल के निकलेगा, ऐसे ऐसे जो हम निकाल करके कैसे फेंकते हैं, वह अकेले जो एक पुष्प का एक हिस्सा जो निकल रहा है गुलाब में से, जो हम ढेर सारा रंगीन पार्ट उसको निकाल लेते हैं तो वह कई सारे पार्ट में हो जाता है, तो वह जो अकेले है वह अकेला कहलाता है दल। लेकिन अगर वही आपस में जुड़ा होता है एक साथ में, कि पूरे पुष्प में एक ही होता, तो वह हो जाता है दल पुंज। जैसे धतूरे में जो सफेद रंग का होता है, जब उसको आप इस पुष्पासन से निकालोगे तो वह अकेले निकलेगा, कुछ इस प्रकार से संरचना उसकी रहेगी, ऐसे रहता है। बीच में अपना ये यहाँ पे पुमंग जयांग रहेगा, लेकिन जो है क्या कहते हैं, धतूरे वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जब पुष्प पे जुड़ा रहेगा तो ऐसे इस तरह संरचना का व्हाइट कलर का होता है, वह अकेले होता है। वह गुलाब की तरह एक पुष्प में कई सारे भाग नहीं निकलते हैं, या गेंदे की तरह, गेंदा का निकाल लीजिए, अभी देखिए 2-4 गेंदों को आप निकालिए, इतना सारा हो जाता है। वो जो एक एक पार्ट उसमें दिखाई दे रहा है वह होता है दल, और अगर आपस में सब जुड़ा होता तो वह हो जाता है दल पुंज। जैसे धतूरा वाला हो गया, धतूरे में जो व्हाइट कलर का आपको आकर्षित करता है वह अकेले होता है, तो वह होता है दल पुंज, और जो गेंदा हो गया, गुलाब होगा, इसमें ढेर सारे जो पार्ट निकालते हैं वो क्या होता है, दल होता है। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, और यह इसका नाम होता है, सिंगल है तो दल, और संयुक्त रूप से है तो उसको कहेंगे दल पुंज, और यह हमें या कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा होता है पुमंग। पुमंग वाला जो हिस्सा है ये होता है नर भाग, ये वाला हिस्सा होता है पुमंग। ठीक है, ये हो गया पुमंग। अब जो पुमंग होता है यह नर भाग होता है। तो जैसे ये द्विलिंगी पुष्प है, पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी होता है। ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक लिंग होता है उसको एक लिंगी कहते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। और जिस पुष्प में नर और मादा दोनों लिंग होते हैं उसे हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। तो जैसे गुड़हल का ये पुष्प है, इसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं इसको? पुमंग कहते हैं। और जो पुमंग होता है यह कई सारे पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। पुमंग जो होता है यह कई सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें, सर ये पुमंग नहीं है, ये पुंकेसर है। ठीक है, पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, लेकिन पुमंग ऐसे कई सारे पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। तो एक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन? वैसे आपको कहीं कहीं आपको 2 ही भाग देखने को मिलेगा, होता 3 है, लेकिन कोई कोई 2 बताता है। जैसे जो ऊपर पुमंग और पुंकेसर में जान लीजिए, एक ऐसे संरचना कहलाएगा पुंकेसर, और ऐसे कई सारे पुंकेसर मिलकर के एक बनाते हैं पुमंग। तो इस पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है ये होता है परागकोश। क्या होता है ये? परागकोश। और ये जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पुतंतु। वहीं लिख दे रहा हूं, ये होता है पुतंतु, फिलामेंट इसको बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पर पुतंतु और परागकोश आपस में जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं योजी, कनेक्टिव बोलते हैं इसको, योजी। यानी कि ये वाला हिस्सा परागकोश, ये वाला हिस्सा पुतंतु, और जहां पर एक दूसरे के यहां जुड़े हुए हैं ये कहलाता है योजी। अब जो परागकोश होता है, जब ये पुष्प परिपक्व हो जाता है तो परागकोश के अंदर होती हैं 2 पालियां। इस परागकोश को जब हम खोलेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इस परागकोश को हम लोग खोलेंगे तो परागकोश में होता है 2 पालियां, और प्रत्येक पाली में, यानी कि परागकोश संरचना आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इस प्रकार से 2 पालियां होंगी, ऐसे हो गया।
और प्रत्येक पाली में होंगे 2 कोष्ठ। अब देखो, परागकोश में 2 पाली, 1 पाली 2 पाली, और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक। तो इस प्रकार से एक परागकोश में कितने हो गए? टोटल 4 प्रकोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठक हो गए। और इन्हीं प्रकोष्ठों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि परागकण इन्हीं जो है प्रकोष्ठों में बनते हैं। परागकोश के अंदर 2 जो है पाली पाई जाती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रकोष्ठों में जो है क्या कहते हैं? परागकण बनते हैं। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, या सूक्ष्म बीजाणुधानी भी बोलते हैं। आते हैं, ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर, ऐसे कई सारे स्त्री केसर मिलकर के एक जायांग का निर्माण करते हैं, और इसमें सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको कहते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और जो ये बीच में पतला भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये हो गया अंडाशय। ऊपर सबसे जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, और उससे भी नीचे जो पार्ट पतला वाला होता है इसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइल, और सबसे नीचे आधार में जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं ओवरी। अंडाशय में अंदर होता है बीजांड, अंदर क्या होता है? बीजांड। जब ये पुष्प परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से, तो जब इसमें जनन वगैरह हो जाता है, निषेचन हो जाती है, निषेचन के बाद इसमें बदलाव होता है, तो ये ये क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज सूख जाते हैं। किसी किसी में यह बाह्य दलपुंज लगे रह जाते हैं। सभी पौधों के फलों में नहीं रुकते हैं, कुछ में रुकते हैं, कुछ में सूख जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि निषेचन के बाद पुंकेसर और स्त्री केसर के बहुत सारे पार्ट, पुंकेसर तो पूरी तरह सूख जाता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र और वर्तिका खत्म हो जाती हैं, बाह्य दलपुंज कुछ पौधों में खत्म होता है, कुछ पौधों में रह जाता है, और दलपुंज पूरी तरह से सूख जाता है। बचता क्या है? इसके अंदर ये अंडाशय वाला भाग। अंडाशय बदल जाता है फल में, और चूंकि अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड बदल जाता है बीज में। जब निषेचन की क्रिया हो गई, ये सारे पार्ट्स पूरी तरह से सूख करके खत्म हो गए। पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र है वो होगा बाह्य दलपुंज। तो सबसे पहले हम डालेंगे बाह्य दल पुंज का, बाह्य दल पुंज। आपको बाह्य दल और बाह्य दल पुंज के बारे में अंतर बता ही दिए कि जो बाह्य दल होता है वह सिंगल होता है, और वही दल अगर आपस में वही बाह्य दल अगर आपस में संयुक्त है, मिले हुए, तो क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा। तो जो बाह्य दल पुंज होता है यह सबसे बाहरी एवं प्रथम चक्र होता है, प्रथम चक्र होता है। यह सबसे बाहरी एवं प्रथम चक्र होता है, और यह हरे रंग का होता है, और यह हरे रंग का होता है। जो बाह्य दलपुंज होता है यह हरे रंग का होता है। जब शाखा से तोड़ते हैं तो सबसे पहला नीचे हरे रंग का पार्ट होता है, वही होता है बाह्य दलपुंज। यह इसकी इकाई बाह्य दल, मतलब अगर अकेले है, सिंगल है, तो बाह्य दल एवं संयुक्त, मतलब अगर आपस में जुड़ा है तो वो संयुक्त कहलाएगा बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहलाता है। ठीक है। बाह्य दल पुंज जो होता है वह कलिकावस्था में जो जननांग होते हैं, जैसे दलपुंज हो गया और पुमंग हो गया, जायांग होगा, उसकी क्या करता है? रक्षा करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो बाह्य दल सबसे नीचे जो पार्ट होता है, अगर आप देखिए पुष्प खिला नहीं होता है तो गुड़हल का पुष्प अगर देखिए तो ऐसे रेड कलर का ऐसे होगा, तो किनारे किनारे हरा वाला पार्ट होगा, तो वह आंतरिक जननांगों का जनन में भाग लेने वाले अंगों का रक्षा करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करता है। यह कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करता है।
अब आता है नेक्स्ट दलपुंज। नेक्स्ट क्या आता है? दलपुंज। ये प्रथम चक्र था और ये दूसरा चक्र है। दलपुंज वही जो दूसरा चक्र है, जो बहुत ही आकर्षित होता है, जो पुष्प में कलर वाला भाग होता है, ये रंग बहुत ही खूबसूरत उसमें रहती है, इसको देख करके हम आकर्षित होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। और यह अगर अकेले है तो दल और संयुक्त रूप से है तो दलपुंज कहलाता है। जैसे कि आपको गुड़हल और ये धतूरा और उसके बाद गुलाब का एग्जाम्पल देकर के भी बताया गया है। तो यह रंगीन होता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें सुगंध भी होता है। तो लिखेंगे कि यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई दल एवं संयुक्त रूप दलपुंज कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। ठीक है। यह रंगीन, आकर्षक एवं सुगंधित होता है, तभी तो कीट आते हैं, सुगंधित होता है। ठीक है। इसका प्रमुख कार्य कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अब ये क्यों करता है? ताकि वो आएँ और परागकणों को यहाँ पे छोड़े भी, जो दूसरा लाए हैं, और यहाँ से अगर परागकण को ले जा रहे हैं तो वो जा करके दूसरी जगह छोड़ेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी। यानी कि कीटों को आकर्षित करने का उद्देश्य ही होता है आगे निषेचन करना, क्योंकि परागकण आएगा तो निषेचन होगा, अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ये हो गया बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में, जो कि प्रथम भाग के दोनों चक्र हो गए। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दलपुंज के बारे में। इसको आप वीडियो रोक करके नोट कर लिया करिएगा। नेक्स्ट आता है पुमंग, तीसरा जो चक्र होता है। तीसरा जो चक्र होता है वो होता है पुमंग। पुमंग जो होता है वह कई सारे पुंकेसरों का समूह होता है। यानी कि जो आप एक पुंकेसर को देखते हैं जिसमें परागकोश, योज और पुतंतु होता है, ऐसे कई सारे पुंकेसरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग होता है नर भाग और इसी में परागकण का निर्माण होता है। कैसे आगे चल के हम लोग देखते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, नर जननांग है, यानी कि इसमें नर वाले पार्ट पाए जाते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। आपको कहीं कहीं पे कोई 2 ही भाग बताएगा। पहला पुतंत और दूसरा है योज और तीसरा है परागकोश। ठीक है। जो ऐसे आपको एक पुंकेसर देखने को मिलेगा, इसमें जो फूला हुआ ऊपर भाग होता है यह कहलाता है परागकोश, अभी जैसे कि आपको चित्र में बताया हूं। और ये जो लंबा वाला भाग है ये है पुतंतु, और इसको जो जोड़ने का काम यहां कर रही है इसको कहते हैं योज। तो आप समझ लीजिए कि पुतंतु पुंकेसर का सबसे लंबा भाग होता है और परागकोश सबसे ऊपर फूला हुआ भाग होता है,
और एक परागकोश में कितने पालियां होती हैं? 2। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। इस प्रकार से दोनों पालियों में कितने हुए? 4 प्रकोष्ठ। इसको हम परागधानी भी बोलते हैं, और उसी परागधानी में परागकण का निर्माण होता है। तो सोचो, परागधानी में परागकण का निर्माण हो रहा है, तो परागधानी किसको कहते हैं? प्रकोष्ठों को। प्रकोष्ठ किसमें है? परागनलिका, सॉरी, परागपाली में है। अब पाली किस में बना है? परागकोश में। और परागकोश कहाँ है? पुंकेसर में। और कई सारे पुंकेसर कहाँ से, सॉरी, कई सारे पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पुमंग में भी क्या कहते हैं? परागकण का निर्माण होता है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो परागकण का निर्माण होगा परागधानी में, लेकिन ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें पुमंग ऑप्शन है, तो आप किसका ऑप्शन देंगे? पुमंग का। और अगर परागधानी भी दिया है और पुमंग भी दिया है तो आप परागधानी लगाइएगा। तो पुतंत यह पुंकेसर का सबसे लंबा भाग होता है। योज यह पुतंतु एवं परागकोश को जोड़ता है। परागकोश को जोड़ता है। और परागकोश की बात करें तो प्रत्येक परागकोश, पहले तो परागकोश सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। पुंकेसर में सबसे ऊपर फूला हुआ भाग, फूला हुआ, पुंकेसर में सबसे ऊपर फूला हुआ भाग परागकोश, थोड़ा लंबा में भी होता है, परागकोश कहलाता है। इसमें कितने पालियां होती हैं? 2। इसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इन्हें परागधानी कहते हैं। इन्हीं परागधानी में, इन्हीं परागधानी में परागकण का निर्माण होता है। इन्हीं परागधानी में परागकण का निर्माण होता है। ये हो गया आपका पुंकेसर के बारे में। जैसे मान लेते हैं ये परागकोश हुआ, अब ये तो हो गया पुतंत, तो ये हो गया योज। तो प्रत्येक पाली में देखो कितने पाली? 1 पाली, 2 पाली, और प्रत्येक पाली में ऐसे 2 प्रकोष्ठ होंगे या 2 कोष्ठक कहेंगे होंगे। तो इस प्रकार से दोनों पालियों में कितने कोष्ठक हुए? 4। इसी को बोलते हैं परागधानी। जब ये, और इसमें होते परागकण, ऐसे बनते हैं इसमें। जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये बीच वाली धानी, मतलब ये जो कोष्ठक है, ये फट जाता झिल्ली, और एक पाली में एक ही कोष्ठक होता है ऐसे। तो इस प्रकार से एक पाली में एक कोष्ठक होता है, लेकिन पहले एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? परागधानी बोलते हैं। उसी में परागकण का निर्माण होता है। इसके बाद आता है जायांग, मादा जननांग का। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। इसके बाद आएगा जायांग। जिस प्रकार से पुमंग कई सारे पुंकेसरों का समूह होता है, उसी प्रकार से जायांग भी कई सारे स्त्री केसर का समूह होता है। जायांग पुमंग जो होता है वो तीसरा चक्र होता है, और जायांग सबसे आंतरिक या कह सकते चौथा चक्र होता है। यह सबसे आंतरिक चक्र होता है। यह सबसे आंतरिक चक्र होता है, और यह मादा जननांग भी कहलाता है। इसे मादा जननांग कहते हैं। ठीक है। अब अगर देखा जाए
जिस प्रकार से पुमंग कई सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जायांग भी कई सारे स्त्री केसर या अंडपों से मिलकर बना होता है। यानी कि एक स्त्री केसर को हम अंडप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे अंडप या कई सारे स्त्री केसर मिलकर के एक जायांग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जायांग कई स्त्री केसर या अंडप से मिलकर बना होता है, आइए इसके पार्ट को जानते हैं। स्त्री केसर के पार्ट क्या क्या होते हैं। स्त्री केसर के जो पार्ट होते हैं, इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह परागकणों को ग्रहण करता है, अब समझिएगा बात को। जैसे मान लेते हैं ये वर्तिकाग्र है, ये ऊपर भाग। अब यहाँ पे क्या होगा, परागकण जब कोई कीट आकर के बैठेगा, परागकणों को छोड़ेगा, तो इस वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के गिरेगा। यानी कि एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्तिकाग्र स्टिग्मा कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परागकणों को ग्रहण करने का काम कौन करता है, वर्तिकाग्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्तिका, इसको स्टाइल बोलते हैं। और यह वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में जो पतली नली के समान होती है वहां पाया जाता है वर्तिका। यह वर्तिकाग्र एवं अंडाशय के बीच में पाई जाती है। अब देखना, जैसे मान लेते हैं ये संरचना कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया वर्तिकाग्र, हो गया अंडाशय। यही संरचना क्या कहलाती है, वर्तिका। ये जितना लंबा होगा वर्तिकाग्र उतना ऊपर जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तिका का जो कार्य है वो वर्तिकाग्र को ऊपर करना है, या ये भी कह सकते हैं कि इसी के रास्ते से परागकण पराग नलिका बना करके आगे बढ़ती है। तो ये भी कह सकते हैं कि परागकणों को नीचे भेजना भी है। ठीक है, वर्तिका जितनी लंबी होगी वर्तिकाग्र उतना ऊपर जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कार्य वर्तिकाग्र को ऊपर उठाना है। इसका कार्य, क्योंकि जितना लंबा होगा, जैसे हम ही जितने लंबे हो जाएंगे उतना हाइट हमारा बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार से मतलब जब अभी मान लिया हम इतने छोटे हैं तो हमारा सर यहाँ होगा, लंबाई शरीर में बढ़ेगी तो सर इतना ऊपर होगा। तो उसी प्रकार से है कि जैसे जैसे वर्तिका की लंबाई बढ़ेगी वर्तिकाग्र उतना ऊपर जाएगा। तो इसका कार्य वर्तिकाग्र को ऊपर उठाना है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अंडाशय। अब अंडाशय सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय सबसे आधारीय, फूला, आधारी माने आधार में, आधारीय फूला हुआ भाग होता है। आधारी फूला हुआ भाग होता है। यह निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। यानी कि जब निषेचन की क्रिया होगी तो ये वर्तिका, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सब नष्ट हो जाएंगे। किसी किसी में बाह्य दलपुंज रहता है और अंडाशय जो होता है वो बदल जाता है फल में। अब अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो बदल जाता है बीज में, निषेचन के पश्चात। अब निषेचन क्या होता है आगे लेक्चर में हम बताएंगे पूरे तरह से अच्छे से। तो निषेचन के पहले तो ये पुष्प है
और जब निषेचन की क्रिया हुई तो बाह्य दल पुंज किसी में रहता, बाकी सब में नष्ट, और दल पुंज तो नष्ट, वर्तिकाग्र भी सूख जाता है, वर्तिका भी सूख जाती है, अंडाशय बदल जाता है फल में, और अंडाशय के अंदर जो होता है बीजांड बदल जाता है बीज में। इसीलिए बीज फलों के अंदर होता है, क्योंकि बीजांड पुष्प के वर्तिका अंडाशय के अंदर पाई जाती है। क्योंकि अंडाशय बदला है फल में, तो अंदर जब बीज है, बीजांड है, तो बीजांड बदल जाएगा बीज में, इसलिए फलों के अंदर बीज पाई जाती है। तो ये हो गया। अब ये अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, इसलिए बीजांड भी यही जान लेते हैं, बीजांड के बारे में थोड़ा सा, बाकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। यह अंडाशय में पाया जाता है। निषेचन के बाद, निषेचन पश्चात यह बीजांड बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। ये हो गया पुष्प की संरचना और उसके पार्ट, उसके भाग, उसके चक्रों के बारे में ये हुआ पूरा परिभाषा। तो दोस्तों इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, और इसके बाकी आगे का हम लोग चलेंगे अगले भाग में लेकर के। तो कमेंट में हमारे इस 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो पुष्प होता है वह निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, और बीजांड परिवर्तित होकर के क्या बनाता है, और पुष्प के कितने चक्र होते हैं पुष्प में। तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो इसको कंटिन्यू आपके मोबाइल पे लिंक आता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।